साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आभार। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अ, हमारे वीडियो को, हमारे शार्ट को। आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से जो सपोर्ट मिलते हैं ना, तो अंदर से मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो किसी भी इंसान को काम करने में और भी एफर्ट करने को मन करता है। बहुत एनर्जी अंदर से मिलती है। तो आपका इस तरह का सपोर्ट बहुत एनर्जी देता है और बहुत कुछ करने को इच्छा करती है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं विश्व के भूगोल पर। विश्व के भूगोल में हम लोग अभी सामान्य भूगोल में बात कर रहे हैं। सामान्य भूगोल के बाद तुरंत हम लोग भौतिक भूगोल पर चलेंगे। भौतिक भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे। अभी 2 वीडियो या 3 वीडियो हुआ होगा आपका। 3 वीडियो हुआ है सामान्य भूगोल में। विश्व का जो सामान्य भूगोल है 3 वीडियो हुआ है। 1 वीडियो और आज जाएगा। 4 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो चीज़ें आपको बुक में समझने में दिक्कत होती है, उस चीज़ को हम लोग एकदम लेमन भाषा में समझा दे रहे हैं। आपको पूरा कंसेप्ट फैक्ट दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बराबर वीडियो को वॉच करते रहते हैं। अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और मेरे द्वारा हो सकता है कि आप भी हल्का फुल्का मोटिवेट हो और आपको मैटर भी मिले, आप एग्जाम को क्रैक करें। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक होगा सामान्य भूगोल के अंदर, वो पहला टॉपिक होगा ज्वार और भाटा। देखिए, ज्वार और भाटा, अब हम एकदम लास्ट फेज में चल रहे हैं जो सामान्य भूगोल है विश्व का। ज्वार और भाटा, इसका एक मतलब, ज्वार का मतलब ये होता है कि तरंग, ठीक है, तरंग का उठना। भाटा का मतलब बैठना। जो सागरी या समुद्री तरंगे हैं, उनका ऊपर उठना और फिर बैठना, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वार और भाटा। ये प्रक्रिया क्यों होती है? देखिए, ये अगर आपका समुद्र है या सागर है, ऐसा तो नहीं है कि अचानक यहाँ का पानी ऊपर उठेगा फिर नीचे आएगा। और जब ये पानी यहाँ से ये ऊपर उठता है, ये पानी जब ये दीपक की तरह आप देखेंगे इसकी आकृतियां बनती हैं, जब ये उठता है ये किनारे का पानी जो है खींचता है। ये किनारे का पानी खींच कर ही तो ऊपर ले जाएगा। एक ये एरिया है, इस एरिया में जो पानी है एक लिमिटेड पानी है। जब ये पानी अपने एक लेवल से कुछ पानी जब ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी का जो है एरिया थोड़ा सा घटेगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ से ऐसे हो जाएगा, किनारे पे कम हो जाएगा पानी, यहाँ उठ जाएगा। उठने के पीछे एक कारण है कि कोई बल काम कर रहा है, कोई बल काम कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। अब ये ज्वारीय बल जो होता है ये काम करता है सागरों के ऊपर, काम तो करता है स्थलों के भी ऊपर, लेकिन जो स्थल होते हैं वहां पानी का अभाव के कारण आप देखते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता या उनका प्रभाव समझ में नहीं आता, पड़ता नहीं है, मामूली सा। लेकिन जब यहाँ
कोई बल काम कर रहा होगा खिंचाव का, इनमें कुछ टाइटनल फोर्स होते हैं। जब ये अपनी तरफ खींचेगा पृथ्वी को, अब जानते हैं कि ये जो समुद्र होते हैं यहाँ का पानी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ये उठेगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर ये डाउन हो जाएगा। जब ये अप होगा तो यहाँ पानी हट जाएगा, जब ये डाउन होगा तो यहाँ पानी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं सागरों या समुद्रों के किनारे पे लहरें बराबर आती हैं। लहरें जो आती हैं उनके पीछे टाइडल फोर्स होता है, काम करता है। जब ये सागरीय जल ऊपर उठेगा कहीं से, तो किनारों का पानी अंदर की ओर चला जाएगा। तो देखते हैं कि टूरिस्ट जो जाते हैं या कुछ लोग घूमने टहलने जाते हैं, वो काफी अंदर तक चले जाते हैं घूमने टहलने, लेकिन उनको एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एक सूचना मिल जाती है कि टाइडल या ये ज्वारी लहरें तरंगें कब आती हैं किनारों पे। उनका एक निश्चित समय होता है। तो जब पानी उठता है ऊपर, यहाँ खाली जगह हो जाता है, यहाँ लोग आते हैं घूमने टहलने, लेकिन एक टाइम होता है कि जब ये अप डाउन होता है, डाउन होने के बाद ये लहरें यहाँ बहुत तेजी से आ जाती हैं किनारों पे, ठीक है ना। ये लहरें बहुत तेजी से आ जाती हैं। इसी को हम लोग आम बोलचाल भाषा में ज्वार और भाटा की संज्ञा दे देते हैं। और देखिए होता क्यों है, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण। क्योंकि देखो ये सागर है, यहां अगर पानी है तो ज्वारी शक्ति सूर्य में होगी या चंद्रमा में होगी, है ना। है कि और भी ग्रहों पे है, लेकिन हमारे पृथ्वी पे जो वाटर बॉडी है उसके लिए टाइडल फोर्स का काम चंद्रमा और सूर्य ही तो करेंगे। और आसपास में पृथ्वी के और भी इस टाइप के कोई ज्यादा फोर्स वाले ग्रह तो है नहीं कि पृथ्वी से ज्यादा फोर्स उनके अंदर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या टाइडल फोर्स हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये सूर्य और चंद्रमा ही टाइडल फोर्स के अंतर्गत काम करते हैं हमारे सागरों पर। तो सूर्य और चंद्रमा के इन्हीं की जो ज्वारी शक्ति होती है ये काम करती है, इसीलिए सागर का पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। देखिए आप जानते हैं कि 24 घंटे में 2 ज्वार भाटा आता है, ठीक है ना। 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। और आप जानते हैं कि एक उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार तब होगा, मार्कर फेल मारना भाई, उच्च ज्वार तब होगा जब आप जान रहे हैं कि सूरज और अर्थ और मून सभी एक सीधी लाइन में होंगे, तब आप जान रहे हैं कि उच्च ज्वार आता है। लेकिन एक होता है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार का मतलब है जब ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये मून हो गया, तीनों एक 90 डिग्री पे काम करते हैं। अगर ये तीनों 90 डिग्री पे होंगे तो ज्वारी शक्ति कम लगेगी, क्योंकि इधर अर्थ है, इधर मून भी खींच रहा है, ज्वारी शक्ति लगा रहा है, इधर सन भी लगा रहा है। इसलिए दो साइड से बल लगने के कारण बहुत ऊपर तक टाइट उठ नहीं पाता है। लेकिन जब एक सीधी लाइन में होंगे, जैसे हाँ यहां देख लें, जैसे ये सन हुआ और ये मून हुआ और ये अर्थ हुआ, अब देख रहे हैं ये अर्थ के ऊपर ये सन और मून दोनों का टाइडल फोर्स लग रहा है एक ही तरफ। जब दोनों का बल एक साथ मिलकर के वाटर बॉडी पे जब काम करेगा तो आप जानते हैं कि उनमें टाइडल फोर्स ज्यादा लगेगा
और वो ज्वार ज्यादा ऊपर तक उठेगी। इसी को हम लोग जो है उच्च ज्वार बोल देते हैं, हाई टाइट। और निम्न ज्वार जब ये 90 डिग्री का एंगल बना करके काम करेंगे, यानी कि यहाँ अर्थ होगा, ये सन और ये मून, तो दो साइड में ज्वारीय बल लगने के कारण आप जानते हैं कि ये ज्वार बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता है। ठीक है। उसके बाद एक बात और आप नोट कर लें, जब ये जैसे अर्थ हो गई आपकी, यहाँ एक फोर्स तो ये काम कर ही रहा है, इसको हम बोल देंगे अगर ज्वारीय बल एक साइड में तो काम कर रहा है, ये चाहे मून की वजह से हो और चाहे सन की वजह से हो, या मून या सन दोनों की वजह से हो, चाहे ये उच्च ज्वार हो या निम्न ज्वार हो, ज्वार तो आएगा ही दिन भर में 24 घंटे में 2 बार। लेकिन इसी टाइम आप जानते हैं कि पीछे जैसे ये अर्थ है, यहां भी वाटर बॉडी है और यहां भी वाटर बॉडी है। आप जानते हैं कि 71% आपके पूरे अर्थ में वाटर बॉडी है, यानी कि सागरीय क्षेत्र है, और 29% आप जानते हैं कि आपका स्थल खंड है। तो ये एरिया पता है तो आपको इतने से एक अंदाजा लग जाएगा कि पृथ्वी के काफी एरिया पे आपका वाटर है, यानी कि पानी है, सागर और समुद्र है। तो जैसे इस साइड में फोर्स लगेगा, टाइडनल फोर्स, तो उसी टाइम में इधर जैसे टाइडनल फोर्स काम करेगा, उसके विपरीत दिशा में आप देख रहे हैं यहां अपकेंद्रीय बल भी काम कर रहा है। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल ये भी काम कर रहा है दोनों साइड में। जब ये यहां एक साइड में जब ज्वार आएगा, उसी साइड में इधर भी आएगा, इधर भी ज्वार आएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे इधर खिंचाव बनेगा, ये दोनों साइड में खिंचाव बनेगा, दो कोने पे वाटर बॉडी जब अंदर दबेगी तो ये बीच का भाग उठ जाएगा। ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ एक बार अगर आप इसका कंसेप्ट समझ पाएंगे तो दोबारा नहीं भूलेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि एक साइड में टाइडनल आता है, टाइड आता है, ज्वार आती है, उसके विपरीत दिशा में तुरंत एक ज्वार आती है। तो यही कंसेप्ट है। जैसे एक साइड में चंद्रमा, मून या सन के द्वारा फोर्स लगा, पानी उठा ऊपर, ज्वार आया, उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी के जो भी सागर या समुद्र है, वहां भी उसी टाइम में ज्वार आएगा। इसका कारण क्या है कि जैसे खिंचाव पड़ेगा इधर, उसी समय यहां विपरीत वाले सागर में दोनों किनारों पे अपकेंद्रीय बल काम करेंगे। जैसे अपकेंद्रीय बल काम करेंगे तो यहाँ सागर का जल नीचे दबेगा तो बीच का जल उठेगा, इसी को कहते हैं ज्वार। अप यानी कि पृथ्वी के अपोजिट साइड में जो ज्वार आता है उसको। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय ज्वार। ठीक है ना, इसको अपकेंद्रीय ज्वार बोल देते हैं। देखिए ये जो चंद्रमा है अपने अक्ष पर 5 डिग्री का झुकाव लेकर के चलती है और पृथ्वी 13.5 डिग्री का झुकाव लेकर के चलती है। अच्छा, दोनों में झुकाव के कारण, चंद्रमा और पृथ्वी में झुकाव के कारण आप देखते हैं कि जैसे ये दोनों चंद्रमा और पृथ्वी
चंद्रमा और पृथ्वी किसी एक रास्ते पर जब पहुंचते हैं, जैसे एक अक्ष पे पहुंचे तुरंत चंद्रमा थोड़ा सा आगे निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए जो ज्वार भाटा आने का जो टाइम है, आप देखते हैं दोनों में अंतराल, एक आएगा तो दूसरा 24 मिनट बाद आएगा, ठीक है ना। अंतराल जो होगा जो ज्वार और भाटा की, वो अगला जो आएगा वो 24 मिनट देरी से आएगा। ये 5 डिग्री झुकाव के कारण माना गया है। चलिए, ये आपका टाइडल फोर्स हो गया, ज्वार भाटा। उसके बाद हम लोग आते हैं सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण में आप जानते हैं, एक फिगर आप बना लें, ये आपका सन हो गया, उसके बाद ये आपका मून हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें कैसे जा रही हैं, ये, और यहां से ये भाग अंधेरा में हो गया, ये भाग अंधेरा में, और ये पूरा अंधेरा हो गया। और ये घटना कब होती है सूर्य ग्रहण की? ये अमावस्या को, ये अमावस्या को ये घटना होती है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यू मून। देखिए, जब भी सूर्य और पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा जो है सूर्य की परछाई को पृथ्वी पर रोक लेता है। ये चंद्रमा सूर्य की परछाई को पृथ्वी पर रोक लेता है, इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक घटना आती है चंद्र ग्रहण। ये हमेशा क्या होता है, ये घटना पूर्णिमा को होती है, पूर्णिमा को होती है, जिसको हम कहते हैं फुल मून। अब ये थोड़ा सा फिगर आप समझ लें, ये आपका सन हो गया, उसके बाद ये आपका अर्थ हो गया, ये आपकी मून हो गई। देखिए, ये सीधा ऐसे जाएगा, इसकी रोशनी पृथ्वी का एक भाग तो प्रकाशित हो जाएगा, ये वाला भाग सूर्य के आगे है, ये तो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सारा का सारा अंधकार हो जाएगा। इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब इस दशा में हम चांद को नहीं देख सकते, क्योंकि पृथ्वी की छाया से वो ढक गया है। पृथ्वी की छाया से जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ी, और पृथ्वी के बाद चंद्रमा है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। ये अर्थ जो है मून और सन के बीच में आने के कारण सूर्य से आने वाली किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ रही हैं, और ये पृथ्वी जो है चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाने दे रहा है, अपनी छाया से रोक ले रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं चंद्र ग्रहण। ये अक्सर क्या होता है, पूर्णिमा के दिन अक्सर ये घटना होती है, ठीक है ना। चलिए, आप जानते हैं छोटा सा फैक्ट, एक वर्ष में 7 बार चंद्र ग्रहण और 7 बार ही सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं होती, ठीक है ना। अब ये आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गया। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए बस। सूर्य ग्रहण है यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी,
तो सूर्य से पड़ने वाली रोशनी सीधा चंद्रमा पर भी पड़ेगी और आधी पृथ्वी पर भी पड़ेगी। ठीक है। और ये चंद्रमा जो है सूर्य की किरणें रोक लेंगी, पृथ्वी पे नहीं जाने देंगी। इसलिए हमको लगता है कि सूर्य छुप जैसे गया है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है। ये घटनाएं बार बार नहीं होती हैं, अक्सर ये अमावस्या के दिन होती हैं, या तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जल्दी लगता नहीं है, ये रेयर केस में होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। जब ये अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी तो जानते हैं कि सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ेगी, पृथ्वी जो है छाया से ढक लेगा अर्थ को, उसको, मून को, चंद्रमा को। ये ज्यादातर पूर्णिमा के दिन देखी जाती है। ठीक है ना। एक कंसेप्ट और है, ये अक्षांश है और देशांतर है। देखिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। देखिए ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री हो गया, ये 66.5 डिग्री हो गया, ये 66.5, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये आपका पोजीशन है पृथ्वी का। अब इसको हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोल देते हैं मकर रेखा। ठीक है, इतना तक हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। बाकी इसको आप जानते हैं कि ये ध्रुव है उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उपध्रुवीय, ये उपध्रुवीय। ये पृथ्वी का आकार है। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये जो काल्पनिक रेखाएं आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है, अक्षांश है। इसी को अक्षांश कहते हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं यही अक्षांश है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। विशेषताओं नंबर 1, ये गोलाकार होती है। गोलाकार का मतलब ये ऐसे है, ये पूरी पृथ्वी पे घूमी है, ये है, ये भी पूरी पृथ्वी पे गोला टाइप का घूमी है। भूमध्य रेखा है, ये भी पूरी पृथ्वी पे गोला टाइप का घूमा है। ये भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। यही जो इक्वेटर लाइन है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। एक तो गोलाकार है, गोलाकार होने का मतलब
कि पूरी पृथ्वी पे इसकी लाइन है, यानी कि ग्लोब पे अब जब देखेंगे तो पूरे ग्लोब पर इसकी एक लाइन खींची होगी, पूरे ग्लोब पर, ठीक है ना। और नंबर 2, ये गोलाकार के साथ साथ 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर की दूरी होती है, यानी कि एक अक्षांश के बीच की दूरी, एक से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, और ये सभी जगह समान होगी, यानी कि ध्रुव से लेकर के इक्वेटर तक समान होगी। नंबर 3, इसी को हम कहते हैं कोणीय दूरी अंश सेकंड, ठीक है ना। अब देखें इसकी परिभाषा में अगर हम थोड़ी सी जाएं तो किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी, जैसे ये है, अब पृथ्वी का केंद्र ये है, ठीक है। अब ये है किसी स्थान की दूरी मापने के लिए जिस लाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को केंद्र बोलते हैं, ये अक्षांश बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा फैक्ट हो गया। अब बात समझ में आई, अक्षांश किसे कहते हैं, जो इसी को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब लेटा लेटा, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा खड़ा, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटा लेटा, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा, ऐसे भी आप जान सकते हैं। अक्षांश का मतलब ये जो बड़ी बड़ी रेखाएं होती है पृथ्वी पे, यानी कि ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपध्रुवीय, ध्रुवीय, जितनी रेखाएं हैं पोलर तक, यहाँ तक सभी जो है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में सभी ये लेटी लेटी रेखाएं जो हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश है। अच्छा, अक्षांश के बारे में और हम लोगों ने पिछले के वीडियो में बात किया हुआ है, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, आ जाते हैं देशांतर। लॉन्गिट्यूड, देशांतर को देखो हम समझ लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, एक रेखा ऐसी है, उसके बाद ऐसी है, ऐसे ऐसे। आप ग्लोब को देखे होंगे तो इन सब चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, इसी को कहते हैं देशांतर। किसी स्थान की, इसको थोड़ा परिभाषित कर लें, किसी स्थान की